हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज एक क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम जैसा कि लास्ट में रिलेटिव प्रोनाउंस डिस्कस कर रहे थे, तो हम अपनी क्लासेस ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स कल डिस्कस कर लिए थे, फर्दर कॉन्सेप्ट्स हम आज की क्लास से डिस्कस करना शुरू करेंगे। राम राम भाई। एक क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इनमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु विंस द इलेक्शन इज गोइंग टू हैव अ टफ जॉब। ठीक है, इसका आप आंसर बताएं अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो। बाकी सभी को नमस्कार, राम राम। ठीक है, गुड इवनिंग, जय श्री राम भाई। अब आंसर भी बता दो, ये सब हो जाए तो। ये स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो विंस द इलेक्शन इज गोइंग टू हैव अ टफ जॉब, इसका आंसर बताएं एक बार। हम्म, हुएवर वगैरह वगैरह, सही है। देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, ये अपने से पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को, जो कि इनका एंटीसीडेंट होता है, बाद वाली वर्ब से रिलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये पढ़ा था। अच्छा, इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते भी इसीलिए हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली यूज नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा किसी के रिलेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पे हु यूज तो कर लिया रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन इसका एंटीसीडेंट हमने मेंशन नहीं किया कि हु किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो अगर इस हु को यूज करना चाहते हो आप, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो या तो इससे पहले कोई एंटीसीडेंट लिख दो, द पर्सन हु विंस द इलेक्शन इज गोइंग टू हैव अ टफ जॉब। ठीक है। नहीं कुछ समझ में आए तो लिख दो, एनी वन हु विंस द इलेक्शन इज गोइंग टू हैव अ टफ जॉब। ओके, तो सही हो जाएगा। नहीं तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ना करके हुएवर का यूज कर लो। ये जो हुएवर है, ठीक है, ये होता है हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। इसको मैं ऐसा समझाता हूं, देखो समझना। जैसे हमने लिखा एनी वन, एक मिनट, एन, एक मिनट, जैसे हमने लिखा एनी वन हु, ठीक है, या हमने लिखा एनी वन हुम, हुम, ठीक है, या हमने लिखा एनीथिंग विच, या हमने लिखा एनीथिंग दैट। डन। ये समझना। राम राम भाई। वीडियो की क्वालिटी कम कर दें, क्योंकि इतने नेट में क्लास नहीं चलती। वीडियो की क्वालिटी कम कर दें। चलो बच्चे, मैं कहूंगा इन लोगों से, अगर हो पाएगा तो करेंगे ये लोग। ठीक है। अब देखो, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हुम रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। इनका एंटीसीडेंट यहाँ पर है एनीवन, यहाँ पर भी एनीवन, यहाँ पर एनीथिंग, यहाँ पर एनीथिंग। ठीक। अब ये है रिलेटिव प्रोनाउन, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हुम रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और इनके एंटीसीडेंट्स हैं। ओके। अब अगर हम इन्हें चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउन को मतलब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन जाएगा हुएवर। ठीक है। इसका जाएगा हुमेवर। हुमेवर का मतलब जिस किसी को भी। एनीथिंग विच का हो जाएगा विच एवर, विच एवर। और एनीथिंग दैट का मतलब हो जाएगा व्हाट एवर। दैट एवर कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान रखना, या तो व्हाट एवर या फिर व्हाट, ये ध्यान रखना है। तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और इनका यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब या तो हमारा एंटीसीडेंट मेंशन ना किया गया हो सेंटेंस में। कई बार ऐसा होता है ना कि एंटीसीडेंट अनइंपॉर्टेंट होता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हम उसको पर्टिकुलरली मेंशन करें, या एंटीसीडेंट हमारा जनरल होता है, कोई भी हो सकता है। तो हम उस कंडीशन में बिना एंटीसीडेंट के ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कर लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा, हुएवर विंस द इलेक्शन इज गोइंग टू हैव अ टफ जॉब, कोई भी जो इलेक्शन जीत जाएगा ना, उसको आगे मतलब बोला टफ काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे वी आर नॉट रेफरिंग टू सम स्पेसिफिक पर्सन, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं रेफर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हुएवर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लो अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा, तब तो हमें उसे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, मोहन हु विंस द इलेक्शन फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर जनरल की बात हो रही हो, तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जा सकता है। 12th एग्जाम्पल देखो, 12th एग्जाम्पल में भी हमने यही लिखा, माई अंकल यूज टू ट्रस्ट हुम ही मीट। अब हमने यहाँ पे हुम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया, एंटीसीडेंट इसका नहीं लिखा। तो हमें पता है रिलेटिव प्रोनाउंस तो बिना एंटीसीडेंट के यूज नहीं किए जा सकते। राम राम भाई। ठीक है।
तो या तो इससे पहले कोई एंटीसेडेंट लिखो, माई अंकल यूज टू ट्रस्ट द पर्सन हुम ही मेट, एनी वन हुम ही मीट्स, ठीक है। एक मिनट, इसको मीट की जगह ना मेट कर लेना क्योंकि पास्ट टेंस है, ठीक। तो या तो हम इस हुम से पहले कोई रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट लिख दें, और नहीं तो इस हुम को हटाओ और इसकी जगह हुमेवर लिख दो। इसको लिख दो हुमेवर ही मेट, मतलब अंकल जिससे भी मिलते थे उसका भरोसा कर लेते थे। तो जिससे भी मिलने का मतलब हो गया एनीबडी, नॉट समबडी स्पेसिफिक बट एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिससे वो मिलते थे वो उसका ट्रस्ट कर लिया करते थे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 13th, वी वॉच द मूवी विच एवर आवर फ्रेंड्स हैड रिकमेंडेड। अब यहाँ पे हमने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन विच एवर यूज किया, लेकिन ध्यान से देखो इसका एंटीसेडेंट तो लिखा हुआ है द मूवी। तो अगर हमने एंटीसीडेंट लिख रखा है तो जब हमारे पास एक स्पेसिफिक एंटीसीडेंट है तो हमें ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहिए, इसको रिमूव करो, सिंपली विच लिखो। बफरिंग हो रहा है बच्चा, बफरिंग नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दो। नेट सही चल रहा है, हमारी तरफ से सही चल रहा है बच्चे, आपका नेट पैक वगैरह अपना देखो, एक बार चेक करो नेटवर्क वगैरह कैसा है जहां पे पढ़ रहे हो, कोई इस समय बफरिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। ये हु रिलेटिव प्रोनाउन हमने बिना एंटीसीडेंट के कर रखा है यूज, तो या तो हम इसका एंटीसीडेंट लिखें और नहीं तो इसको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हुएवर से रिप्लेस करें। यहां पर हमने हुम रिलेटिव प्रोनाउन बिना एंटीसीडेंट के लिख रखा है, तो या तो हम इसका एंटीसीडेंट लिखें या हम इसको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हुएवर से सब्स्टिट्यूट कर दें। यहां पर हमने एंटीसेंट द मूवी लिख रखा है, जब एंटीसेंट द मूवी लिख रखा है तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन विच एवर यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली विच यूज करें। ये हो गया। 14th में आते हैं, द वे ही वॉकड वॉज वेरी फनी। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। जो कहा जाएगा अगर वो सुनते जाओगे और समझते जाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर जो बताया जा रहा है वो नहीं सुन पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर हमने एक मेन वर्ब लिखी वॉकड और यहाँ पे एक मेन वर्ब लिखी वॉज, ठीक है। ध्यान देना है वॉज मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और ये वॉकड भी मेन वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब होना तो हम उसे हमेशा दो सिंपल सेंटेंस में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अगर हमें इस सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस में लिखना पड़े तो देखो दो सेंटेंस क्या क्या बन सकते हैं। एक सेंटेंस बनेगा ही वॉकड अवे, ठीक है। और दूसरा बनेगा द वे वॉज वेरी फनी, ऐसे। ही वॉकड अवे एंड दे वे वॉज वेरी फनी। अब देखो ये कैसे हुआ मैं समझा देता हूं। ये द वे जो है ना ये सब्जेक्ट है और वॉज वेरी फनी इसका प्रेडिकेट है। तो एक तो सेंटेंस हमारा यही बन गया, द वे इज वेरी फनी, कि वो तरीका उसका बड़ा फनी था। नाउ विच वे, कौन सा तरीका, ही वॉकड, जिस तरीके से वो चलता था। तो जो ही वॉकड हमने बीच में देखो ये हमारा सब्जेक्ट है द वे और वॉज वेरी फनी इसका प्रेडिकेट है, ठीक है। तो एक सेंटेंस हो गया द वे वॉज वेरी फनी। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने वे को डिस्क्राइब करने के लिए ना ये लिख रखा है ही वॉकड। तो ये जो हमने फ्रेज लिखी है ना ही वॉकड, ये इस वे का डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे समझना, जब हम इसे अलग से लिखेंगे ना तो हमें लिखना पड़ेगा ही वॉकड अ वे, क्योंकि ये जो वे है इसी को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई। तो हमने क्या किया, वॉक वर्ब के साथ में वे को लिख दिया। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये वाला सेंटेंस तो ठीक है, ही द वे वॉज वेरी फनी, ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि जो हमने वॉकड वर्ब लिखी ना ये वर्ब इंट्रांसिटिव होती है। क्योंकि ये वर्ब इंट्रांसिटिव होती है तो वे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अच्छा, अगर वे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो इसका मतलब सेंटेंस तो हमने गलत लिख रखा है, वे इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ तो ऑब्जेक्ट आते नहीं है। तो या तो हम इस वे को रिमूव करें या फिर हमारे पास क्या तरीका है कि हम इसे हाउ का रिप्लाई बना दें एडवर्ब। जैसे हमने लिखा ही वॉकड, हाउ, हाउ डिड ही वॉक। अब हमें पता है कि हाउ का रिप्लाई होते हैं एडवर्ब, वे जो है वो नाउन है, वो एडवर्ब है नहीं। लेकिन हमने फिर ये भी पढ़ रखा कि अगर हम किसी नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख दें, ठीक है, तो वो जो फ्रेज बनती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनर की प्रीपोजिशन इन होती है तो हम इन लिख देंगे, ही वॉकड इन अ वे, ही वॉकड इन अ वे। तो ये जो इन अ वे फ्रेज है ना, ये हमारी हाउ का रिप्लाई हो गई एडवर्ब फ्रेज। ही वॉकड, हाउ डिड ही वॉक इन अ वे, मतलब ए का मतलब इंडेफिनिट जनरल, वो किसी एक तरीके से वॉक करता था। एंड द वे वॉज वेरी फनी, और वो उसका तरीका बड़ा फनी था, मतलब जो भी तरीका था उसका चलने का वो फनी था।
अब यहाँ पे देखो, ये जो वॉक है ना वो इस वर्ब का तो डायरेक्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ये वॉक वे जो है वो इस वर्ब का तो सब्जेक्ट है वॉज का, लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखनी पड़ी। अब जब इन दोनों सेंटेंस को कंपाउंड करके एक सेंटेंस बनाएंगे ना, तो वे नाउन के लिए हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी एक रिलेटिव प्रोनाउन। वे नाउन है ना, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो मान लो हमने वे के लिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया विच, द वे विच। अच्छा, अब ये विच रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, वे नाउन को इस वॉक वर्ब से रिलेट करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो वॉक वर्ब है वे उसका ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, उसको हमें प्रीपोजिशन की मदद से रिलेट करना पड़ेगा। तो वो जो प्रीपोजिशन इन हमें वहां लिखनी पड़ रही है ना, वो यहां भी लिखनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर ये है, द वे इन विच ही वॉकड वॉज वेरी फनी। द वे, हाँ, द वे इन विच ही वॉकड वॉज वेरी फनी, कि जिस तरीके से वो वॉक करता था वो उसका तरीका बड़ा फनी था। फिर से एक बार शुरू से समझ लेना सारी बातें, एक बार और देखो। यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, द वे वॉज वेरी फनी, ठीक है। फिर हमने एक यहाँ पे बीच में इसके क्लॉज लिख रखी, ही वॉकड। अब ये जो ही वॉकड हमने क्लॉज लिखी है, ऑब्वियस सी बात है वे का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये जो वे नाउन है वो इस वॉक वर्ब से भी कनेक्टेड या रिलेटेड होगा, तो इसको इस वर्ब से रिलेट करने के लिए हम एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे विच। वे नॉन लिविंग थिंग है ना, तो हमने विच लिख दिया। अच्छा, अब ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस वर्ब का या तो ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट ही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी हो नहीं सकता क्योंकि वॉक वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आते नहीं है। तो एक्चुअली है पता क्या, जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉकड, तो इस वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट तभी लिख सकते हैं जब हमें व्हाट का रिप्लाई की जरूरत पड़े। भाई ये तो सबको पता है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो व्हाट या हुम का रिप्लाई होते हैं। तो जैसे हमने लिखा ही वॉकड, व्हाट वॉकड, हुम वॉकड, तो हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई की तो जरूरत है नहीं। तो इसका मतलब ये वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव है, हम इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख नहीं सकते। हालांकि अगर हम चाहें तो इसके बाद में हाउ का रिप्लाई जरूर लिख सकते हैं, मैनर, चलने का मैनर, ठीक है। तो हाउ का रिप्लाई या तो कोई एडवर्ब होगा या कोई एडवर्बियल फ्रेज होगी। अब हमें पता है कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो फ्रेजेस होती हैं वो एडवर्ब बन जाती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन अ वे। अच्छा, इन अ वे जो फ्रेज है ना, ये हाउ का रिप्लाई हो जाएगी, एडवर्ब फ्रेज जो इस वर्ब को डिस्क्राइब करेगी। तो जो इन प्रेपोजिशन हमने यहाँ पे लिखी है वॉक वर्ब को और वे नाउन को रिलेट करने के लिए, वही हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो ये आंसर हो जाएगा, द वे इन विच ही वॉकड वॉज वेरी फनी। वेयर हो सकता है बेटा, वे जो है ना यहाँ पे वे का मतलब रास्ता नहीं है, यहाँ पे वे का मतलब है मेथड, ठीक है। हम यहाँ पे वे का मतलब है मेथड, तरीका। नेक्स्ट देखो, वी कैन नॉट इमिटेट द मैनर ही प्रोनाउंसेस दिस वर्ड। अब हमने कहा कि हम इमिटेट नहीं कर सकते मैनर को। कौन से मैनर को, ही प्रोनाउंसेस दिस वर्ड, जिस तरीके से वो इस वर्ड को प्रोनाउंस करता है। अब देखो, प्रोनाउंस के बाद हमें व्हाट के रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तो वो पहले से ही लिखा हुआ है वर्ड। अब हमें यहाँ पे हाउ के रिप्लाई की जरूरत है। वी कांट इमिटेट द मैनर ही प्रोनाउंसेस दिस वर्ड, हाउ, हाउ डज ही प्रोनाउंस दिस वर्ड। तो अब हमें हाउ का रिप्लाई चाहिए। तो हाउ का रिप्लाई का मतलब या तो हम एडवर्ब यूज करें, स्लोली, इजली, ऑकवर्डली, ऑडली, ठीक है, या हम ये प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट यूज करें। तो यहाँ पे जो मैनर नाउन है, जब हम इसको प्रोनाउंस वर्ब से रिलेट करेंगे तो हमें एक प्रिपोजिशन एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होगा विच, हमने लिख दिया। अच्छा, लेकिन ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ना तो वो इस ही वर्ब, वो तो इस वर्ब प्रोनाउंस का सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट तो ही पहले से ही लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट भी नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट उसका वर्ड है। तो जब हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को जो मैनर के लिए यूज किया गया है इस प्रोनाउंस वर्ब से रिलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगी एक प्रेपोजिशन। वो प्रेपोजिशन इन लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैनर की प्रेपोजिशन इन होती है। तो हम लिखेंगे इन विच ही प्रोनाउंसेस दिस वर्ड। डन। वी कांट imitate the manner he pronounce in which he pronounces this word। चलो एक एग्जांपल मैं तुम्हारे लिए और लिखता हूँ फिर इसी बात पे। अगली स्क्रीन पे देखता हूँ, अगर एग्जांपल दे रखा है तो ठीक है। हम्म, देखो, एक एग्जांपल तो ये दे रखा है, जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं उसी पे बेस्ड, ठीक है। एक मैं अपने पास से लिख देता हूं तुम लोगों के लिए। जैसे हमने लिखा, द वे ही बिहेव्ड was the way he behaved was very rude। चलो, ये दो सेंटेंस है, तुम्हें दोनों सही करने। 16th भी है और ए सेंटेंस जो है वो भी है, ठीक है। एक है द वे दे सजेस्टेड वॉज वेरी रिस्की, और एक है द वे
ही लिख दिया गया, चलो इसमें भी दे लिख देते हैं। देखो, एक हो गया द वे दे सजेस्टेड वाज वेरी रिस्की, और एक हो गया द वे दे बिहेव्ड वाज वेरी रूड। 16th और ए, ये दोनों क्वेश्चंस बच्चे आपको सही करने हैं। वॉक वर्ब का बेटा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वॉक वर्ब का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि, हाँ, वॉक वर्ब इंट्रांसिटिव होती है ना। अब देखो एक चीज समझना, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ना, इसमें भी एक रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे विच होगा, यहाँ पर भी होगा। इसमें दो वर्ब है, एक सजेस्टेड है, एक वॉज है। इसमें भी दो वर्ब है, एक बिहेव्ड है, एक वॉज है। ठीक है, अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट बना के लिखें इंडिविजुअल सेंटेंस में, जैसे ये दो वर्ब है ना, तो इनको हम दोनों को अलग अलग सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखें, तो देखो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। एक तो हमें लिखना पड़ेगा दे सजेस्टेड अ वे, ठीक है। दूसरा लिखना पड़ेगा द वे वॉज वेरी रिस्की, ठीक। अच्छा, इसको लिखेंगे तो देखो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इसमें एक लिखना पड़ेगा दे बिहेव्ड अ वे। दूसरा लिखना पड़ेगा द वे वॉज वेरी रूड। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहां पे ध्यान से देखना, हमने लिखा दे सजेस्टेड अ वे, उन्होंने कोई एक वे हमें सजेस्ट किया, एंड द वे वाज वेरी रिस्की, और जो उन्होंने हमें सजेस्ट किया तरीका, वो तरीका बड़ा रिस्की था। ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस इसलिए सही है क्योंकि सजेस्ट जो वर्ब है ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट ये वे बन सकता है। वे का मतलब है यहाँ पे ऑप्शन, कोई तरीका हमें उन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है। एंड द वे का मतलब वही वाला जो तरीका उन्होंने हमें सजेस्ट किया, वो तरीका बड़ा रिस्की था। चलो ये सेंटेंस तो है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं इसमें। इसमें हमने लिखा द वे वॉज वेरी रूड, कि वो तरीका बड़ा रूड था। कौन सा तरीका? दे बिहेव्ड अ वे, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया। अब ध्यान देना, बिहेव वर्ब इंट्रांसिटिव होती है। देखो वही वर्ब ट्रांसिटिव होती है जिनके बाद वाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़े। अब जैसे हमने लिखा दे बिहेव्ड, तो इसके बाद हमें वाट या हुम के रिप्लाई की नहीं, इसके बाद हमें हाउ के रिप्लाई की जरूरत है। दे बिहेव्ड हाउ, हाउ डिड दे बिहेव, तो हाउ का रिप्लाई चाहिए, तो इसका मतलब वर्ब इंट्रांसिटिव है। अगर ये वर्ब इंट्रांसिटिव है ना, तो ये वे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पे हमें चाहिए होगी प्रिपोजिशन इन। दे बिहेव्ड इन अ वे, मतलब उन्होंने किसी एक तरीके से बिहेव किया, और वो तरीका उनका जो था बिहेव करने का बड़ा रूड था। ठीक है, ये है। अब ध्यान क्या रखना है, यहां पर ये सजेस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे वॉज वर्ब का सब्जेक्ट है, तो यहां हमें कोई प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस हो गया सही। लेकिन इस सेंटेंस में जो बिहेव वर्ब है और वे नाउन है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रिपोजिशन की जरूरत पड़ रही है इनकी। तो ये जो प्रिपोजिशन हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है ना, वो हमें यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, और हमें सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा द वे इन विच दे बिहेव, द वे इन विच दे बिहेव्ड वॉज वेरी रूड। तो असल में होता क्या ना, जो इन विच हम लिख रहे हैं ना, तुम ध्यान से समझना यहाँ पे, ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये इन विच जो हम फ्रेज लिख रहे हैं, ये फ्रेज एक एडवर्ब फ्रेज है, जो कि हाउ का रिप्लाई है। असल में होता क्या है ना, प्रेपोजिशन के बाद जब हम कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं ना, तो वो एक एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज बन जाती है। तो इन विच जो हम लिखते हैं ना, ये फ्रेज हाउ का रिप्लाई होती है और एडवर्ब होती है। तो जब तुम्हें सेंटेंस में व्हाट के रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तब तो तुम वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट लिखोगे, लेकिन हाउ के रिप्लाई की जब जरूरत पड़ेगी, तो फिर तुम्हें एडवर्ब फ्रेज लिखनी पड़ेगी। एडवर्ब फ्रेज तब बनती है जब हम इन प्रेपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो जो हमने सेंटेंस लिखा ना, वो इसलिए लिखा है यहाँ पे इन, क्योंकि हमें हाउ के रिप्लाई की जरूरत है। दे बिहेव्ड हाउ, हाउ डिड दे बिहेव, तो हाउ का रिप्लाई आ गया इन अ वे, किसी एक तरीके से उन्होंने बिहेव किया। अच्छा, यहाँ पे हमें हाउ के नहीं व्हाट के रिप्लाई की जरूरत थी। दे सजेस्टेड व्हाट डिड दे सजेस्ट, क्या सजेस्ट किया उन्होंने, तो आंसर आ गया वे। ठीक है, चलो। सजेस्ट गलत लिखा क्या बच्चे? हम्म, द वे दे सजेस्टेड सही तो लिखा है बे। हाँ सर, द वे, द वे व्हाट दे सजेस्टेड, हाँ।
व्हाट पे भी मत जाओ बच्चे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम धीरे धीरे देखो आगे बढ़ रहे हैं हु हुम विच के साथ, ठीक है। व्हाट पे भी आएंगे, ऐसा नहीं है उसे भी छोड़ेंगे नहीं, अभी धीरे धीरे उस पे भी आएंगे। तो ये वाला सेंटेंस हो गया सही। नेक्स्ट में आ जाओ। माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। ठीक है। माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। माई फादर हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। माई फादर, माई फ्रेंड, एक मिनट, एक काम करना, ये फ्रेंड गलत लिख गया, इसको फादर लिखना है। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग अपना समझ लेना। ठीक है। इसमें फादर, इसमें फादर, इसमें फ्रेंड, इसमें फ्रेंड, ऐसे है। हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। देखो बच्चे, ये जो ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब्स है ना, इनको हमने वर्ब चैप्टर के जो फंडामेंटल्स आप लोगों को दे रखे हैं ना, फंडामेंटल्स में जो वीडियो दिए वर्ब चैप्टर के, उसमें काफी डिटेल में पढ़ा रखे हैं कि ऐसी वर्ब्स जिनके बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है वो ट्रांसिटिव होती हैं, ऐसी वर्ब जिनके बाद नहीं जरूरत पड़ती है व्हाट या हुम के रिप्लाई की वो इंट्रांसिटिव होती हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है। अच्छा, ये सारी बातें डिटेल में समझाई गई हैं, और वर्ब चैप्टर के हमें लगता है फंडामेंटल्स में 4 वीडियोस दिए गए हैं, जिससे बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अगर कोई इशू है ना बच्चे, वहां से देख लेना एक बार। अब देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे और मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हमने जैसे पढ़ा कि इस वे नाउन को इस सजेस्ट वर्ब से रिलेट करने के लिए हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही पढ़ा हमने। तो देखो, मान लो हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन तो लिख लेना चाहिए था ना, द वे विच दे सजेस्टेड वाज वेरी, ऐसे इजी। ठीक है। तो हमने वो क्यों नहीं लिखा, विच रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं लिखा? अब वो विच रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं लिखा ना, ये समझाने के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करेंगे और उसको समझने की कोशिश करना। देखो, ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे ना, दीज 4 सेंटेंसेस 17, 18, 19, 20, इसमें ध्यान से देखना। हु सेंट मी दिस गिफ्ट, हु सेंट मी दिस गिफ्ट, हु सेंट मी दिस गिफ्ट, और हु सेंट मी दिस गिफ्ट। ठीक है। ये हैं हमारी रिलेटिव क्लॉजेस। वैसे तो आसान शब्दों में कहें तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। WH फैमिली वर्ड्स के साथ जो क्लॉज लिखी जाती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक। माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ये मेन क्लॉज है। देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, जो तुम लोगों को फंडामेंटल पता नहीं यार, तुम लोगों ने ना खून चूस रखा है, कितनी बारी कह लो तुम लोग मानते नहीं हो। जो फंडामेंटल्स के हम तुम्हें एक्सेस देते हैं, फंडामेंटल्स के वीडियोस देते हैं कोर्स लाइव क्लासेस शुरू होने से पहले, उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि बच्चे इन चीजों को समझ लें। जो बेसिक्स है ना, जब कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, जब क्वेश्चन समझाए जाएंगे, तो उन चीजों को समझने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो पहले से जान लें। लेकिन कुछ बच्चे हैं बद्ध। ठीक है। वो इतने बद्ध हैं, उन्हें कुछ भी कह लो मानने जाएंगे नहीं, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है। अच्छा, जानते हैं नहीं, दूसरे की मानते भी नहीं है, तो सीखोगे कैसे? तो फंडामेंटल्स के वीडियोस देख लो, उनमें बड़े डिटेल के साथ, बड़ी बारीकी के साथ समझाया गया क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज के टाइप्स क्या हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं, सेंटेंस क्या है। ठीक है। लेकिन कुछ इतने बड़े बद्ध हैं, वो बिल्कुल नहीं मानते। फंडामेंटल्स अच्छे से पढ़कर ही, हाँ, समझ सकते हो अच्छे से। असल में ये बातें तभी समझ में आएंगी। ठीक है। अब देखो, ये जो हु सेंट मी दिस लिखा, ये हमारी है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। बाकी जो बचा रह गया, माय फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, माय फादर इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ये है हमारी मेन क्लॉज। ठीक है। माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स उसका प्रेडिकेट है। अब ये जो हमने सबऑर्डिनेट क्लॉजर लिखे हैं, इनमें ध्यान से देखो, जो हमारा कंजंक्शन है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो ये जो हु है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ लिखी गई रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज। तो ये चारों क्लॉजेस जो है ना, ये रिलेटिव क्लॉज है। ठीक, ये रिलेटिव क्लॉज है। एक चीज, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है डिफाइनिंग और एक होती है नॉन डिफाइनिंग। ठीक है। जैसे ये जो हमने 17 सेंटेंस में क्लॉज लिखी ना, ये है डिफाइनिंग क्लॉज, और जो 18th में लिखी है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज।
19th में जो लिखी है वो है डिफाइनिंग क्लॉज, 20th में जो लिखी है वो है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अब हमें ये समझना है कि पता कैसे चल गया कि डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग है। ठीक है, मैंने सारे देख लिए हैं, कोर्स भी लेट लिया था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बच्चे, सारे फंडामेंटल्स के वीडियोज अच्छे से देख लिए, उनमें जो पढ़ाई गई बातें वो समझ ली, तो अच्छी बात है, बहुत जरूरी है वो बच्चे। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, बातें सारी इधर उधर की बंद कर दो, जो मैं कह रहा हूँ उसको पहले ध्यान से सुनो समझो। ठीक है, तो ये जो हमारी रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं, जो हम रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से बनाते हैं, ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है डिफाइनिंग, ठीक है, और एक होती है नॉन डिफाइनिंग। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि कोई क्लॉज डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग है? तो इसका आसान क्वेश्चन ये है कि कॉमाज पहचानने की अगर हम केवल बात करें तो कॉमाज से पता चल जाता है। जब हम किसी रिलेटिव क्लॉज को कॉमा के साथ लिखते हैं तो वो क्लॉज होती है नॉन डिफाइनिंग, लेकिन जब हम किसी रिलेटिव क्लॉज को बिना कॉमा के लिखते हैं तो वो होती है डिफाइनिंग। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये हु जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इससे पहले हमने कॉमा नहीं यूज किया, इससे पहले कॉमा यूज किया, तो अगर हम रिलेटिव क्लॉज के लिए कॉमा यूज कर रहे हैं तो वो नॉन डिफाइनिंग है, बिना कॉमा के लिख रहे हैं तो वो डिफाइनिंग है। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे हमें पता चल जाता है। दूसरी बात ये है कि हम डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग का यूज क्यों करते हैं, भाई इनकी जरूरत क्या है? तो वो ज्यादा जरूरी चीज है, उसको समझना। देखो मैं समझाता हूँ। देखो, जैसा कि जब तुम लोगों ने फंडामेंटल्स पढ़े होंगे तो जब क्लॉजेज उसमें समझाया गया था तो क्लॉजेज में ये बताया गया होगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं वो एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन का काम करती हैं। डन। ये जो हमारी रिलेटिव क्लॉजेज होती है ना, ये सबऑर्डिनेट होती हैं और ये एडजेक्टिव होती हैं। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होती हैं वो या तो एडजेक्टिव होती हैं, एडवर्ब होती हैं, नाउन होती हैं। उनका फंक्शन सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और एज एन नाउन होता है। ये जो हमारी रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं जिनमें हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ये क्लॉजेज हमारी एडजेक्टिव होती हैं। ठीक, इनका काम होता है अपने से पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देना। अब जो हम डिफाइनिंग क्लॉजेज लिखते हैं उनका काम क्या होता है? देखो, उनका काम होता है अपने एंटीसीडेंट का आइडेंटिफिकेशन कराना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझना, विच वन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि हम ये बता पाएं कि विच वन। तो डिफाइनिंग क्लॉजेज जो होती हैं वो अपने एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखी जाती हैं और उनका बेसिक पर्पस होता है ये आइडेंटिफाई करना कि वो किस पर्सन की बात करी जा रही है, विच वन। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज जो होती हैं ये अपने एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई नहीं करती बल्कि उसके बारे में हमें कोई फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज हम किसी एंटीसीडेंट के साथ तब लिखते हैं जब हमें उस एंटीसीडेंट के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी देनी हो। ठीक है, डिफाइनिंग क्लॉजेज हम किसी एंटीसीडेंट के साथ में तब लिखते हैं जब हमें उस एंटीसीडेंट को बाकियों से सेपरेट करके पहचान करानी हो कि विच वन, कौन से वाला। तो डिफाइनिंग क्लॉजेस का यूज तब किया जाता है जब हम किसी एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि विच वन, कौन से वाला। और नॉन डिफाइनिंग का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत ना हो, वो हमें पहले से ही पता हो कौन है, बस उसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी हो। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझना। जैसे हमने लिखा माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो हमने यहाँ पे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखी। तो इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि विच फ्रेंड, भाई कौन से वाला फ्रेंड जो है वो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स है, किस कौन सा हमारा ऐसा फ्रेंड है जिसको मिठाइयाँ पसंद है। तो हमने बता दिया हु सेंट मी दिस गिफ्ट, जिसने गिफ्ट भेजे, जिसने ये गिफ्ट भेजा वो फ्रेंड। इसका मतलब फ्रेंड इसके और भी होंगे, लेकिन जिस फ्रेंड ने इसे गिफ्ट भेजा है वो मिठाइयों का मतलब शौकीन है। अच्छा, अगर हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिख दें तो इसका मतलब अब हम फ्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, अब हम ये नहीं बता रहे विच फ्रेंड, अब हम बस ये बता रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड है वो मिठाइयाँ पसंद करता है और उसने मुझे गिफ्ट भेजा है। तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि इस पर्सन का एक ही फ्रेंड है। ठीक, तो अगर किसी पर्सन का एक ही फ्रेंड है तो उसको फ्रेंड को आइडेंटिफाई करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं विच फ्रेंड, तो वो लिखेगा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। लेकिन अगर किसी पर्सन के बहुत से फ्रेंड हैं, ठीक है, और उनमें से किसी एक को, उसको पर्टिकुलर को आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा वाला फ्रेंड जो है वो मिठाइयों का शौकीन है, तो उसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी डिफाइनिंग क्लॉज। तो अगर हम यहाँ पे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस पर्सन के कई फ्रेंड होंगे और उनमें से वो वाला जिसने इसे गिफ्ट भेजा है वो मिठाई पसंद करता है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस पर्सन का एक ही फ्रेंड है और वो जो फ्रेंड है उसने उसको गिफ्ट भेजा है और उसको मिठाइयाँ बड़ी पसंद है। डन। खैर ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं, पर्सन का एक फ्रेंड भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जब हम ये बात फादर एंटीसीडेंट के साथ में यूज करेंगे तब गड़बड़ होगी, क्योंकि अगर हम ये लिख देंगे माय फादर हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो इसका मतलब हमने फादर को आइडेंटिफाई कर दिया कि विच फादर, कौन से पिताजी हैं जिन्हें मिठाइयाँ पसंद है, तो हमने कह दिया कि भाई वो वाले पिताजी जिन्होंने हमें गिफ्ट भेजा। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पिताजी तो एक ही होते हैं, उन्हें तो आइडेंटिफाई करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही है, माई फ्रेंड, माई फादर हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, कि मेरे पिताजी मिठाइयाँ बड़ी पसंद करते हैं और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा।
एक बार तसल्ली से समझ लो। ठीक है, तो ये जो हमने 17th 18th 19th और 20th ये सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें से सेंटेंस नंबर 19th हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। ठीक, फिर से एक बार सुनना ध्यान से, मैं सारी बातें कहता हूं और इन चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझने की कोशिश क्या है, समझनी पड़ेगी। ठीक है, रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं वो एडजेक्टिव्स होती हैं। ठीक है, और ये दो टाइप की होती हैं, एक डिफाइनिंग, डन हो गया ना, हाँ बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक डिफाइनिंग और एक नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो अपने एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखी जाती हैं, जिससे हमें पता चल पाए कि विच वन। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस होती हैं वो अपने एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई नहीं करती हैं, वो केवल उसके बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देती हैं। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस को कॉमा के साथ लिखा जाता है, डिफाइनिंग क्लॉजेस को बिना कॉमा के लिखा जाता है। ठीक है, ये जो हमारे चारों सेंटेंसेस थे, इनमें से ये सेंटेंस हमारा गलत था, वो हमें इसी तरीके से पता चल पाया डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के डिफरेंस है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का एक ही फ्रेंड है तो हम उसके लिए नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखेंगे, क्योंकि हमें उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर किसी पर्सन के कई फ्रेंड हैं, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर को रेफर करना है, तो उसके साथ में हमें डिफाइनिंग क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि फ्रेंड के केस में दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन फादर के केस में दोनों सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फादर किसी भी पर्सन के एक ही होते हैं, तो फादर को हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें ये बताना पड़े विच फादर। ठीक है, ये हमारा आंसर था। चलो, 16 में विच आएगा। अबे पगलू हो तुम, अब वहीं आ रहे हैं बेटा। कई कंट्रीज में पोलोगैमी मैरिज होती है। आऊं अभी पोलोगैमी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, वो एक एक दो वो हिले हुए हैं, वो अभी 16 में चिल्ला रहे हैं। बेटा रुक जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना करो, जब तुम्हें ये समझा रहा हूँ तो बड़े तुम सीखने वाले बन रहे हो और उस पर बार बार ध्यान ले जा रहे हो। ठीक है, अब ये जो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस हमने समझी है ना, कि भाई डिफाइनिंग क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्या है। ठीक है, एक तो हमने छोटा सा इसका डिफरेंस सीखा कि भाई डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग को कब क्यों यूज करना चाहिए। अब इनके कुछ छोटे छोटे और यूजेस हैं, हमें वो भी सीखना है। देखो मैं समझाता हूँ। हमने एक सेंटेंस लिखा, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैन whom you met is my friend। ठीक है, दूसरा हमने लिखा, द मैन who met you is my friend। ठीक है, ये दो सेंटेंस लिखे हैं, अब इन्हें ध्यान से समझना। देखो, ये जो हमने whom you met लिखा है और ये who met you लिखा है, ये दोनों ही रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग है, क्योंकि हमने कॉमा नहीं लिखा। ये भी डिफाइनिंग है और ये भी डिफाइनिंग है। ठीक है, तो हमने लिखा द मैन हु मेट यू, कि भाई वो आदमी जो तुमसे मिला वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो हमने मतलब डिफाइन कर दिया कि कौन आदमी दोस्त है जो इसलिए लिसनर से मिला। उसी तरीके से हमने लिखा द मैन हु यू मेट इज माई फ्रेंड, कि भाई वो पर्सन जिससे तुम मिले वो मेरा दोस्त है, मतलब हमने डिफाइन कर दिया कि विच मैन इज माई फ्रेंड। तो ये दोनों डिफाइनिंग क्लॉजेज हैं। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो हमने डिफाइनिंग क्लॉज यूज किए ना, इसका रिलेटिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट। हुम ऑब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पे जो हमने डिफाइनिंग क्लॉज यूज किए इसका रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट। ये डिफरेंस है। तो ये दोनों क्लॉजेस डिफाइनिंग है। यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज जो है उसका सब्जेक्ट, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमारी डिफाइनिंग क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो, देन वी कैन ओमिट इट, तो हम उसे ओमिट भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, द मैन यू मेट इज माई फ्रेंड। ठीक, वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है कि देखो, जब हम यहाँ पे होम नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना तो हमें पता ही रहेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है। ठीक है, कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है। अच्छा, वो रिलेटिव प्रोनाउन इस मेट वर्ब का सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमने यू लिख रखा है। तो वो अपने आप कॉमन सेंस से अंडरस्टूड होता है कि वो ऑब्जेक्ट ही होगा जो यहाँ नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हमारी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे ऑमिट कर सकते हैं, मतलब इस होम को लिखें या ना लिखें वो दोनों तरीके से सही है। अच्छा, बाकी केसेस में रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा लिखने पड़ते हैं। बाकी कोई भी केस होगा उसमें रिलेटिव प्रोनाउंस को हमेशा ही लिखना पड़ता है। जब ये बात समझ में आ जाए, अब आ जाओ अपने 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन में यहाँ पे वे नाउन के लिए जो हमें रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है वो विच है। ठीक है, एक बात ये है,
दूसरी बात ये जो हमने लिखा विच दे सजेस्टेड, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है कि भाई कौन से वाला तरीका जो उन्होंने हमें सजेस्ट किया, तो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है जो वे को डिफाइन कर रही है। अच्छा, इस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में जो हम विच लिख रहे हैं वो इस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि सब्जेक्ट दे है। तो अब इस विच को चाहे हम लिखें चाहे ना लिखें दोनों तरीके से सही है, मतलब अगर हम विच लिख दें तो भी सही है, नहीं लिख दें तो भी सही है। अगर हमारी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट तो वी कैन ओमिट इट, तो हम उसको बिना उसके लिखे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे पहले वाले जो सेंटेंसेस थे उनमें क्या दिक्कत थी, उनमें क्यों लिखना पड़ा था? असल में उनमें दिक्कत ये थी कि जो हमारे 14th और 15th सेंटेंस थे उनमें जो रिलेटिव प्रोनाउन था वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था, जैसे कि यहाँ पे जो विच है ना ये सजेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स थे। तो उनके चक्कर में प्रीपोजिशन भी मिसिंग हो रही थी, तो हमें प्रीपोजिशन और वो दोनों ही लिखने पड़े। लेकिन अगर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, अब ये जो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग हमने क्लॉजेस का डिफरेंस सीखा है ना, इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखो। देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें 21, इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ये पढ़ के कुछ समझ में आए तो एक बार आंसर बताओ। अब नहीं बोलेंगे, अब एक भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, अब शांत हो गए सारे। 19th को करेक्ट नहीं कर सकते बेटा, 20th सेंटेंस लिखा तो है, करेक्ट करके वैसे लिखोगे ना जैसे 20th लिखा है, तो 20th लिखा ही है, चाहो तो करेक्ट कर सकते हो, कॉमा मतलब लगा दो, सही हो जाएगा। मे का मी का सेंस समझ नहीं आ रहा। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो हमने दैट इज अ टीचर लिखी है ना क्लॉज, ये डिफाइनिंग क्लॉज, सॉरी ये रिलेटिव क्लॉज है और नॉन डिफाइनिंग है। अच्छा, और नॉन डिफाइनिंग ही होनी भी चाहिए। क्यों नॉन डिफाइनिंग होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पिताजी एक होते हैं तो उनको हमें आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता विच फादर, उसी तरीके से माता जी भी एक होती हैं तो उनको भी हमें आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता विच मदर। तो हमें यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज ही लिखनी चाहिए जो कि लिखी हुई है। अब बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। दैट केवल डिफाइनिंग क्लॉजेस का ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो आगे मैं धीरे धीरे भी समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन तब तक ये बात ध्यान रखना कि जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो केवल डिफाइनिंग क्लॉजेस में यूज होता है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में दैट का यूज मत किया करो, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में हु या हुम का यूज किया करो। हुम में क्या डिफरेंस होता है वो हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। या विच का यूज किया करो, नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल्स वगैरह हो तो यहां से ये ध्यान रखना है कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में दैट का यूज नहीं करना है। दैट का यूज केवल तब करना है जब क्लॉज डिफाइनिंग हो। हु हुम विच का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे डिफाइनिंग क्लॉजेस और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस। डन। चल नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। इंग्लिश दैट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इज द की टू सक्सेस। अब यहां पे देखो हमने लिखा दैट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। अब ये जो हमने क्लॉज लिखी ना ये डिफाइनिंग क्लॉज है क्योंकि हमने कॉमा नहीं लगा रखे और दैट कंजंक्शन यूज कर रखा है। लेकिन ध्यान दो, ये हम डिफाइनिंग क्लॉज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश तो एक ही लैंग्वेज है। अब इंग्लिश को हमें डिफाइन तो करना नहीं पड़ेगा विच इंग्लिश। अगर कई लैंग्वेज होते हैं इंग्लिश नाम की तो हमें उनमें से बताना पड़ता है कि विच इंग्लिश वी आर रेफरिंग टू, कि हम कौन सी इंग्लिश को रेफर कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है इंग्लिश एक ही लैंग्वेज है तो हमें नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी चाहिए, हमने डिफाइनिंग क्लॉज गलत लिख रखी है। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज जब यूज करोगे तो करना क्या पड़ेगा? एक तो कॉमा यूज करने पड़ेंगे, दूसरा क्या करना पड़ेगा, इस दैट को हटा के इसकी जगह विच लिखना पड़ेगा। तो ये जो 22nd सेंटेंस है इसमें हमें लिखना पड़ेगा इंग्लिश विच इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इज द की टू सक्सेस। बेटा दीप लक्ष्मी, अब नाम से तो लग रहा है कि आप जरूर देवी जी होंगी, ठीक है।
ऐसा मत करो। आप हु क्यों लिखोगे? ठीक है, दैट का मैंने क्या बताया था जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन शुरू किया था कि दैट का यूज हम पर्सन, थिंग, एनिमल सबके लिए कर सकते हैं। तो वो करेक्शन क्यों कर रहे हो जो पहले से ही सही है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23। द बॉयज हुम दे, क्या ये, द बॉयज हुम दे फाइंड एलिजिबल विल बी सेलेक्टेड फॉर द इवेंट। ठीक है, हाँ, इसका आंसर बताओ। द बॉयज हुम दे फाइंड एलिजिबल विल बी सेलेक्टेड फॉर द इवेंट। आंसर बताओगे? हाँ देखो बच्चे, यहां पे समझना होता क्या है। जैसे हमने लिखा द बॉयज विल बी सेलेक्टेड फॉर द इवेंट, कि बॉयज को सिलेक्ट किया जाएगा इवेंट्स के लिए। कौन से बॉयज? हुम दे फाइंड एलिजिबल, जो उनको मतलब जो जिन्हें वो एलिजिबल पाएंगे, कि जो एलिजिबल हैं। तो इसका मतलब अभी बॉयज को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर अभी हमें बॉयज को सेलेक्ट करना है तो इसका मतलब हमें डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी। भाई विच बॉयज विल बी सिलेक्टेड, तो विच बॉयज अगर हमें लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे बॉयज को डिफाइन कर रहे हैं। तो डिफाइन करो तो डिफाइनिंग क्लॉज यूज करो, ये कॉमा हटा दो, विच लिखा रहने दो। देखो कुछ बच्चे जब मैं ये बात समझा रहा होता हूँ तो वो कुछ ज्यादा समझ जाते हैं, मतलब जितना कहा जा रहा होता है उससे ज्यादा समझ रहे होते हैं। मैं बता देता हूँ, दैट का यूज जो होता है वो केवल डिफाइनिंग क्लॉज में करना है। ठीक है, दैट का यूज केवल डिफाइनिंग क्लॉज में ही करना है। डन, एक चीज। अच्छा, बाकी जो है जैसे हु है, हुम है, विच है, इनका यूज हम डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में से किसी में भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। नहीं तो कुछ बच्चा क्या होता है, वो बदतमीजी देता है, वो ये याद कर लेता है कि दैट आएगा डिफाइनिंग में, बाकी में आएंगे ये। ठीक है, लेकिन हु हुम विच दैट का यूज हम डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दोनों में कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो जब हमें कभी किसी को आइडेंटिफाई करना पड़े और ये बताना पड़े कि विच वन, ठीक है, हाँ, तो वहां पे डिफाइनिंग क्लॉज लिखा करो। 24th क्वेश्चन देखो, 24th क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। 24th क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और इसका आंसर बताओ। बोलो आंसर। प्रेप का यूज करेंगे सर, हाँ करो बेटा। कौन सी प्रिपरेशन यूज करोगे, कहाँ पे यूज करोगे, ये भी बताओ थोड़ा सा, चीजों को क्लियर करो। बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन यूज कर लेते हैं, आ जाओ। हु, बढ़िया। द बॉयज हु हैव फेल्ड, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो अब देखो यहाँ पे समझना, मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेंटेंस केवल इतना होता है, द बॉयज हु हैव फेल्ड द टेस्ट कैन टेक इट अगेन नेक्स्ट वीक, ठीक, तो ये सही हो जाता है। देखो होता पता क्या, जैसे मान लो ये कुछ बॉयज हैं, ठीक है, इन्होंने टेस्ट दिया। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पास हो गए और कुछ ऐसे हैं फेल हो गए। तो अगर हमें उन्हें रेफर करना है जो फेल हो गए, या हमें उन्हें रेफर करना पास हो गए, तो हमें लिखनी पड़ेगी डिफाइनिंग क्लॉज। क्योंकि इसमें दो टाइप के बॉयज हैं, एक वो जो फेल हुए हैं, एक वो जो पास हुए हैं। तो अगर हमें उन्हें रेफर करना है जो फेल हो गए तो हम डिफाइनिंग क्लॉज लिखेंगे, अगर हमें उन्हें रेफर करना है जो पास हो गए तो भी डिफाइनिंग क्लॉज लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा विच बॉयज, कौन से वाले, जो पास हुए हैं वो वाले, जो फेल हुए हैं वो वाले। तो वो हम डिफाइनिंग क्लॉज लिख के बता पाएंगे। लेकिन अगर मान लो ये बॉयज हैं, इन्होंने टेस्ट दिया और ये सबके सब फेल हो गए, या वो बॉयज हैं जो फेल हो गए, उनका एक अलग ग्रुप बना लिया कि ये सारे वही हैं जो फेल हुए हैं, या सारे फेल हो गए,
तो ऐसे केस में अब हमें डिफाइन तो करना नहीं पड़ेगा विच बॉयज, क्योंकि सारे के सारे फेल हो गए, तो हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज यूज करके बताएंगे द बॉयज हु फेल्ड। तो ये समझ लो। तो अगर हमें अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स हैं तो उनमें से हमें डिफाइन करना पड़ता है विच वन। मान लो कुछ बॉयज ऐसे हैं जिनमें कुछ पास हैं कुछ फेल हैं, और हमें केवल उनके बारे में बात करनी है जो फेल हुए हैं, या केवल उनके बारे में बात करनी है जो पास हुए हैं। तो हमें डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी द बॉयज हु हैव पास्ड, द बॉयज हु हैव फेल्ड। ओके। लेकिन अगर मान लो सारे बॉयज पास हो गए हों या सारे फेल हो गए हों, ठीक है, या कुछ ऐसे बॉयज हैं जिनमें सबके सब फेल हैं, ठीक है, या सबके सब पास हैं, तो हम डिफाइनिंग क्लॉज नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पे एक ही टाइप के हैं, तो हमें डिफाइन ही नहीं करना पड़ेगा विच बॉयज। वो सारे एक ही टाइप के हैं, तो हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिख देंगे। ये है। तो अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा होता ना, द बॉयज हु हैव फेल्ड द टेस्ट कैन टेक इट अगेन नेक्स्ट वीक, तो हम इसको ये वाली सिचुएशन मान लेते हैं कि भाई बॉयज जो है वो फेल हो गए और हम उनसे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब अगले हफ्ते टेस्ट दे लेना। ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आगे जो कॉन्टेक्स्ट लिखा ना, इससे पता चल जा रहा है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड दी अदर वंस कैन टेक एडमिशन नाउ, और जो बाकी हैं वो अपना एडमिशन ले लें। तो इसका मतलब यहाँ पे दो टाइप के बॉयज हैं, एक वो जो फेल हुए हैं और एक वो जो पास हुए हैं। ठीक है। साउंड नहीं आ रहा? तुम्हारे ना दुनिया भर के दुख रहते हैं। बोलो, एक और कह रहा आवाज नहीं आ रही। अरे ऐसे कैसे हो गया? आवाज आ रही है? वो देखो एक महाशय वो कह रहे साउंड नहीं आ रहा। बेटा कान वान साफ कर लिया करो, दो चार महीने में एक दो बार, समझे? बाकी बच्चे बता रहे हैं प्रॉपर साउंड आ रहा है, आवाज सही आ रही है। एक वो अपना दुखी आत्मा है, वो कह रहा है हमें आवाज नहीं आ रही। भाई लो, एक और कह रहा है नो वॉइस, नहीं आ रही। एक कह रहा आ रही। अबे फिल्म दिखा रहे हो क्या मिलके मुझे? आधे कह रहे हैं आवाज आ रही है, आधे कह रहे हैं नहीं आ रही है। अच्छा, ईएनटी आजकल क्लोज है क्या? अबे मजाक की बात नहीं है, आवाज आ रही है तो बता दो, नहीं आ रही तो बता दो। अच्छा, आवाज चली गई थी बीच में, अब नहीं आ रही है। आधे ससुर लिख रहे हैं आ रही है, आधे लिख रहे हैं नहीं आ रही है। अब आ गई सर, आ गई, बढ़िया। बीच में चली गई थी, अब ओके है ना? साउंड आ रही है? बढ़िया, चलो। चलो ओके, एवरीथिंग इज फाइन। आ जाओ वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो हम ये कह रहे थे कि अगर ये सेंटेंस केवल इतना होता, द बॉयज हु हैव फेल्ड द टेस्ट कैन टेक इट अगेन नेक्स्ट वीक, तो हम इसे सही मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं सारे वो बॉयज हैं जो फेल हो गए हैं। ठीक है। तो जब सारे वही हैं जो फेल हो गए हैं, तो हम डिफाइन क्यों करें? हमने नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिख दी। ठीक है। लेकिन आगे जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है एंड द अदर वंस कैन टेक एडमिशन नाउ, कि जो बाकी बचे हुए हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे दो तरीके के बॉयज हैं, एक वो जो फेल हुए हैं और एक वो जो पास हुए हैं। जो पास हुए हैं उनसे कहा जा रहा है वो अपना एडमिशन करा लें, जो फेल हो गए उनसे कह रहा है अब अगले बार आके टेस्ट देना। तो जब हमें पता चल गया कि ये दो टाइप के बॉयज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उनमें से हमें एक पर्टिकुलर टाइप को रेफर करना है, तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी। वो सॉरी, डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी, कॉमा हटा दो। तो ये 24th क्वेश्चन है ना, ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, द बॉयज हु हैव फेल्ड द टेस्ट कैन टेक इट अगेन नेक्स्ट वीक। तो डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी, जिससे पता चल जाए कि विच बॉयज, कौन से वाले बॉयज, जो फेल हुए हैं वो वाले, और जो पास हो गए हैं वो अपना एडमिशन करा लें। ठीक है। आवाज आ रही? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो बढ़िया। 25th क्वेश्चन देखो। ही सेंट अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड दैट ही बॉट फॉर ₹80। ठीक है। आंसर बता पाओगे क्या? देखो 25th क्वेश्चन पढ़ो और इसका अगर आंसर बता सकते हो और बताने की कोशिश करो। बारिश होने वाली है देखो मूर्खता दे रहा है। ये कह रहा बारिश होने वाली है। अब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं रोक तो लूंगा नहीं। भाई बारिश होने वाली है तो मेरी कोई इतनी तो चलती नहीं कि मैं कह दूंगा मत हो। ठीक है। तो मुझे क्यों बता रहे हो बारिश होने वाली है? हम लोग तो वैसे भी अंदर हुए हैं।
मैं भी बिल्डिंग के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तुम भी बिल्डिंग के अंदर ही बैठ के पढ़ रहे होगे ना, पार्क से मैं पढ़ा रहा हूँ ना पार्क में तुम पढ़ रहे हो। एक बच्चे ने बिल्कुल सही बात कही है, सुनील कुमार इसका नाम है, इसने कहा सर डोंट लिसन देम। ठीक है, बात तुम्हारी सही है, थोड़ी सी ग्रामर गलत है सुनील कुमार, इसको लिखो डोंट लिसन टू देम। ठीक है, हाँ यही इनका तरीका है। अब देखो यहाँ पे समझना, ही सेंट अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड दैट ही बॉट फॉर रुपीज 80। यहाँ पे हमने दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है, और इस दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे एंटीसेंट है वो हमने फ्रेंड लिखा। तो इसका मतलब उसने गिफ्ट भेजा है अपने फ्रेंड को, और कौन से फ्रेंड को, दैट ही बॉट फॉर रुपीज 80। तो ये जो दैट ही बॉट फॉर रुपीज 80 है ना, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं वो एडजेक्टिव होती हैं। ठीक है, और वो अपने एंटीसीडेंट को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे एडजेक्टिव होता है हमेशा किसी न किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं ना वो अपने एंटीसीडेंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा ना दैट ही बॉट फॉर रुपीज 80, ये डिस्क्रिप्शन फ्रेंड का है कि उसने फ्रेंड को 50 रुपए में खरीदा या 80 रुपए में खरीदा। ठीक है, लेकिन हमें पता है बकवास है, ऐसा नहीं होता। फ्रेंड खरीदे नहीं जाते। ठीक है, फ्रेंड को नहीं खरीदा जाता है गिफ्ट को। तो जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी ना, इसका एंटीसेंट फ्रेंड नहीं, इसका एंटीसेंट गिफ्ट होना चाहिए, हमने गलत एंटीसेंट लिख दिया। अब इसको सही करने का तरीका क्या है, देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही सेंट हिज फ्रेंड अ गिफ्ट। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ही सेंट हिज फ्रेंड अ गिफ्ट दैट ही बॉट फॉर रुपीज 80। तो ये जो दैट ही बॉट फॉर रुपीज 80 हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है ना बच्चे, ये रिलेटिव क्लॉज डिस्क्रिप्शन गिफ्ट का है, फ्रेंड का नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि रिलेटिव क्लॉजेज एडजेक्टिव होती हैं और वो अपने एंटीसेडेंट को डिस्क्राइब करती हैं। तो अगर हम कोई रिलेटिव क्लॉज यूज कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको नियरेस्ट टू द एंटीसेडेंट लिखें, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका यूज कर लेंगे तो मीनिंग कंफ्यूजिंग हो जाएगा या गलत हो जाएगा। डन। अभी जो 25th सेंटेंस है तो खैर तुमने सही कर लिया। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखता हूं, अपने आप सही करना। ही सेंट हिज फ्रेंड अ गिफ्ट हु इज, या एक मिनट, हु क्या दैट लिखता हूं। ठीक है, दैट इज एन इंजीनियर। अगर ये सेंटेंस गलत हो, जो कि मुझे लग रहा है शायद है, तो इसको सही करो। ही सेंट हिज फ्रेंड अ गिफ्ट दैट इज एन इंजीनियर। He sent his friend a gift that is an engineer. He sent a gift to his friend. बढ़िया। He sent a gift to his friend here. बहुत अच्छी बात। अब देखो, हाँ सही, तुम लोग समझ गए एकदम से। यहाँ पे जो हमने दैट इज एन इंजीनियर लिखा है ना, ये रिलेटिव क्लॉज जो है ये डिस्क्रिप्शन फ्रेंड का है, ये गिफ्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने इसको लिख दिया गिफ्ट के साथ में, तो ये गलत हो गया, और हम इसको ऐसे लिखेंगे अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड। तो इसको लिखो, ही सेंट अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड दैट इज एन इंजीनियर, उसको लिखो ही सेंट हिज फ्रेंड अ गिफ्ट दैट ही बॉट फॉर रुपीज 80। तो यहाँ पे जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी थी, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन थी गिफ्ट की, तो हमने उसको गिफ्ट के साथ एंटीसेंट लिखा, मतलब उसका एंटीसेंट गिफ्ट को बना के लिखा। ये रिलेटिव क्लॉज जो है ये डिस्क्रिप्शन फ्रेंड का है, तो इसका एंटीसेंट हमने फ्रेंड को बना के लिखा। मतलब रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होते हैं, उनको उनके एंटीसेंट के साथ लिखा करो जिसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए तो मुझे लग रहा है कि 26 क्वेश्चन का तुम आंसर बता पाओगे। बताओ तो एक बार। He bought a table from an old man which had four well carved legs. He bought a table from an old man which had four well carved legs. हु बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं। हु का यूज हम रिलेटिव और मतलब डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दोनों में ही कर सकते हैं। टू बेटा
बेटा रेसिपेंट की प्रिपरेशन होती है, जैसे हम कोई चीज किसी को भेजते हैं ना, तो जो भी उसको रिसीव करता है ना, उसके लिए प्रिपरेशन टू लिखी जाती है। टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन, ठीक है। 26 का आंसर नहीं बता रहे हो तुम लोग? हाँ, अब देखो यहां पे समझना, हमने एक यहां पे क्लॉज लिखी, कहां चले गए, विच हैड फोर वेल कार्ब्ड लेग्स। तो हमें पता है ये रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि विच रिलेटिव नाउन होता है तो ये रिलेटिव क्लॉज हो गई। अगर ये रिलेटिव क्लॉज है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब ये किसी न किसी नाउन प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन है। अब हमें पता है इसका एंटीसेंड हमने लिख रखा है ओल्ड मैन, लेकिन ओल्ड मैन की तो पहली बात तो ओल्ड मैन की लेग्स नहीं होती चार, और दूसरी बात, पहली बात तो चार होती ही नहीं है, तो आगे बात ही क्या करें। दूसरी बात, वेल कार्ब्ड नहीं होती, कार्ब का मतलब होता है ना नक्काशी करना। तो हमें पता है कि फोर वेल कार्ब्ड लेग्स जो है ये डिस्क्रिप्शन है टेबल का, जो उस पर्सन ने टेबल खरीदी है ना, उस टेबल की मतलब लेग्स होंगी फोर। लेकिन यहां पर हमने उसका एंटीसेंड बना के ओल्ड मैन को लिख दिया। देखो मैं इस सेंटेंस को सही करके लिखने की कोशिश करता हूं। मान लो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, आई बॉट, ठीक है, टेबल को लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन टेबल का है तो हम टेबल को वहां लिख देते हैं। ही आई बॉट फ्रॉम एन ओल्ड मैन अ टेबल विच हैड फोर वेल कार्ब्ड लेग्स। अब बता दो बस ये सही है गलत? ये जो मैंने लिखा है, आई बॉट फ्रॉम एन ओल्ड मैन अ टेबल विच हैड फोर वेल कार्ब्ड लेग्स, ये जो मैंने लिखा है सेंटेंस को चेंज करके, ये जो चेंज करके लिखा गया सेंटेंस है, ये सही है या गलत है? जल्दी से आंसर बताओ। हाँ, एक दो बच्चों ने कहा कि भाई रॉन्ग है। अब ये जो बच्चे कह रहे हैं कि अभी भी ये सेंटेंस गलत है, वो इसका वजह भी बताएं। हाँ, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये गलत है, अब वो इसके गलत होने की वजह भी बताएं। हाँ, देखो इसके गलत होने की वजह पता क्या बच्चों? इसके गलत होने की वजह ये है कि जो हमने बॉट लिखी ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ओल्ड मैन और ये जो टेबल है वो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो हमने फ्रॉम एन ओल्ड मैन लिखी है ना, ये एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बिकम एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। तो ये वेयर का रिप्लाई है कि मैंने टेबल कहां से खरीदी, तो फ्रॉम एन ओल्ड मैन। तो ये फ्रॉम एन ओल्ड मैन जो फ्रेज है ना, वेयर का रिप्लाई है और एडवर्ब फ्रेज है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी किसी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब्स नहीं लिखे जा सकते। कभी किसी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब्स नहीं लिखे जा सकते, ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये बात यहां से समझना। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही sang अ सॉन्ग, ठीक है। फिर हमने एक सेंटेंस बी लिखा, ही sang स्वीटली। अब देखो, यहां पे हमने इस वर्ब sang के साथ में एडवर्ब लिख दिया स्वीटली, हाउ का रिप्लाई। यहां पर हमने इस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लिख दिया अ सॉन्ग, डन। तो यहाँ पे हमने इस वर्ब के साथ में इसका ऑब्जेक्ट लिख रखा है सॉन्ग, यहाँ पर हमने इस वर्ब के साथ में इसका एडवर्ब लिख रखा है स्वीटली, और ये दोनों ही सही है। ही sang अ सॉन्ग भी सही है, ही sang स्वीटली भी सही है। अब मान लो ये जो हमने एडवर्ब यहाँ पे लिखा है इस वर्ब के साथ में, हम इस वर्ब के साथ में भी लिख दें, ही sang अ सॉन्ग स्वीटली, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहां लिखा था वो इस वर्ब के साथ में भी लिख दें, अ सॉन्ग। क्या अभी ये दोनों सेंटेंस सही होंगे? तो अब ध्यान देना, ही sang अ सॉन्ग स्वीटली तो सही हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। अब वजह क्या है इसके गलत होने की? किसी भी वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं यूज हो सकते, मतलब वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब्स का यूज नहीं किया जा सकता। या तो एडवर्ब का यूज करो ऑब्जेक्ट के बाद या वर्ब से पहले, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं यूज होते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, तो ये जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंड लिखा ना, वो तो सब सही हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसेंड साथ साथ में हो गए, वो ठीक है। लेकिन ये जो हमने
बीच में एडवर्ब लिख रखा है ना, गलत है। तो फ्रॉम एन ओल्ड मैन को यहां से हटाओ और इधर ले आओ, पहले लिख दो। तो इसको लिखो, आई फ्रॉम एन ओल्ड मैन बॉट टेबल विच हैड 4 वर्कआउट लेग्स। ठीक है, हाँ, तो इसको लिखना पड़ेगा, आई फ्रॉम एन ओल्ड मैन बॉट अ टेबल विच हैड 4 वेल कार्व्ड लेग्स। वो देखो, एक ने हिले ने वो लास्ट में लिख दिया, जाके फ्रॉम एन ओल्ड मैन लास्ट में लिख दिया। भाई एक बात सुनो, ये जो फ्रॉम एन ओल्ड मैन हमने एडवर्ब फ्रेज लिखी है ना बेटा, ये फ्रेज इस ब्रॉट वर्ब का डिस्क्रिप्शन है, इस हैड वर्ब का डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसको इस वर्ब से पहले लिखो, उसके बाद क्यों लिख रहे हो? ठीक है, जो एडवर्ब जिस वर्ब के लिए यूज हो रहा है उसी के पास लिखोगे ना। तो ये जो एडवर्ब है वो इस बॉट वर्ब का डिस्क्रिप्शन है बेटा, इससे पहले लिखो। वहां पे क्यों लिख रहे हो? वो हेड वर्ब का थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। चलो हो गया। 27th का आंसर बताओ। 27th क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, समझो तो सही है गलत है। ट्वेंटी सेवंथ का आंसर बता दो। वो देखो बोल रहा आवाज गई। अबे पगले, आवाज नहीं गई, मैं चुप हो गया था थोड़ी देर के लिए, चिल्ला चिल्ला के गला थक गया था। बस दो तुम पूरे, ठीक है, आवाज गई। देखो यहाँ पे समझना इसको भी। ही शॉट द बर्ड विद अ गन विच वॉज ईटिंग क्रम्स। ये जो विच वॉज ईटिंग क्रम्स हमने लिखी है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज है। और हमें पता है ये डिस्क्रिप्शन गन का नहीं है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बर्ड का है। लेकिन हमने इसको गलत रिलेटिव मतलब एंटीसेडेंट के साथ लिख रखा है, तो ये एग्जांपल गलत है। अब मान लो हम इसे ऐसे लिख दें, ही शॉट द बर्ड विच वॉज ईटिंग क्रम्स विद अ गन। ठीक है, और ही शॉट विद अ गन द बर्ड विच वॉज ईटिंग क्रम्स। मान लो ये दो ऑप्शन हो गए, ये ऑप्शन हो गया ए और ये ऑप्शन हो गया बी। देखो ये वाला तो गलत है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ही शॉट द बर्ड विद अ गन विच वॉज ईटिंग क्रम्स, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो रिलेटिव क्लॉज है ना, वो डिस्क्रिप्शन गन का नहीं है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बर्ड का है। रोटी के टुकड़े जो है ना, पीसेज ऑफ ब्रेड, क्रम्स का मतलब पीसेज ऑफ ब्रेड होता है। तो पीसेज ऑफ ब्रेड को गन नहीं खा रही होगी, बर्ड खा रही होगी। तो ये हमने रिलेटिव क्लॉज गलत एंटीसेडेंट के साथ लिख रखी है। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ए जो है वो सही तरीका है या बी जो है वो सही तरीका है। ए सही तरीका है या बी सही तरीका है, बताओ। ए और बी बता दो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी बेटा, केवल ए और बी कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा। मतलब ए वाला है, ऊपर लिखा ना, ये ए है और ये बी है, इनमें से कौन सा तरीका सही है सेंटेंस को लिखने का। कोई नहीं, वो लेख कह रहा कोई नहीं है। बोथ रॉन्ग। चलो भाई, तुम्हें बड़ा भरोसा है तो मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। एक्चुअली सच्चाई है, ये दोनों ही गलत है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब देखो ये वाला क्यों गलत है मैं समझा देता हूँ। ये वाला जैसे हमने लिखा, ही शॉट द बर्ड विच वॉज ईटिंग क्रम्स विद अ गन, ये जो विद अ गन फ्रेज है ना, ये ध्यान से देखो, ये एडवर्ब फ्रेज है, हाउ का रिप्लाई। ठीक है, अच्छा, ये जो एडवर्ब फ्रेज विद अ गन हमने लिख रखी है ना, देखो ये भी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो फ्रेजेस होते हैं ना प्रिपोजिशनल, दीज बिकम एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये या तो एडजेक्टिव होती हैं या एडवर्ब होती हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि विद अ गन जो हमने एडवर्ब फ्रेज लिखी है ना, ये फ्रेज डिस्क्रिप्शन वॉज ईटिंग वर्ब का नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट वर्ब का, ठीक है। तो हमने इसको गलत वर्ब के बाद लिख दिया। विद अ गन डिस्क्रिप्शन वॉज ईटिंग का नहीं है, विद अ गन डिस्क्रिप्शन शॉर्ट वर्ब का है, शॉर्ट द बर्ड विद अ गन, ठीक है। तो ये एडवर्ब हमने गलत वर्ब के साथ लिख दिया, क्योंकि जिसके पास लिखोगे ना एडवर्ब को, वो उसी का एडवर्ब माना जाएगा। तो विद अ गन को हमने लिख रखा है वॉज ईटिंग के साथ में, तो डिस्क्रिप्शन वॉज ईटिंग का माना जाएगा। लेकिन हमें पता है ये एडवर्ब वॉज ईटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है, शॉर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो इसकी पोजीशन गलत है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। इसमें आते हैं, इसमें क्या है, इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया जो ऊपर था। ये शॉर्ट वर्ब है, द बर्ड इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो हमने विद अ गन फ्रेज एडवर्ब बीच में लिख दी ना, ये गलत हो गई, क्योंकि ये वर्ब है ट्रांसिटिव और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब आ नहीं सकते, तो विद अ गन जो हमने फ्रेज लिखी है गलत यूज हो गई।
तो अब इसको सही करने का तरीका पता है क्या? इस सेंटेंस को विद अ गन को पहले लिख दो। ही विद अ गन शॉट द बर्ड विच वॉज ईटिंग क्रम्स, इसको ऐसे लिख दो। ही विद अ गन शॉट द बर्ड विच वॉज ईटिंग क्रम्स, तो ये सही जाएगा। हाँ, इट साउंड्स लाइक द बर्ड वॉज ईटिंग क्रम्स विद अ गन। या ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया कि रिलेटिव प्रोनाउन, अगर हम कभी कोई रिलेटिव क्लॉज लिखेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे उसको उसके एंटीसीडेंट के साथ लिखा जाए। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में जिसके लिए उस रिलेटिव क्लॉज का यूज नहीं किया जा रहा है लिख देंगे तो उसे वो गलत हो जाएगा। ठीक, 28th क्वेश्चन देखो, अगर कुछ बता पाओ तो एक बार आंसर बताओ। 28th क्वेश्चन पढ़ो और कुछ समझ में आए तो एक बार बताओ तो मुझे इसका आंसर। ट्वेंटी एट्थ का आंसर नहीं बताओगे क्या? देखो अब मैं बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये जो हमने लिखा दैट मेड द मैनेजर एंग्री, ठीक है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ध्यान से देखना, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। हमें कैसे पता है रिलेटिव क्लॉज है? देखो मैं बता देता हूं। हम इसे रिलेटिव क्लॉज इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसमें जो मेड है ये वर्ब है, दैट इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, हु हुम विच दैट, अगर हम इनको एज अ सब्जेक्ट यूज करें और एज अ कंजंक्शन यूज करें तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो जो दैट है ना, यही हमारा कंजंक्शन भी है यहाँ पर और यही मेड वर्ब का सब्जेक्ट भी है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब ये रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, तो अगर ये रिलेटिव क्लॉज है तो इसका कोई ना कोई एंटीसीडेंट भी होगा। अब हमें ये बताना है कि दैट मेड द मैनेजर एंग्री, ये रिलेटिव क्लॉज किसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसका एंटीसीडेंट क्या है, बस ये बता दो। फिर से देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जो पूछ रहा हूं वही बताना। दैट मेड द मैनेजर एंग्री, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। इस रिलेटिव क्लॉज का एंटीसीडेंट क्या है? दैट मेड द मैनेजर एंग्री, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, इसका एंटीसीडेंट क्या है ये बता दो। लेट अगेन, मैन, गुड, गॉट लेट, बढ़िया, मैन, बहुत अच्छी बात है, इसका एंटीसीडेंट है। अच्छा, क्या है बेटा? अब यहां पे देखो, जो मैं बताऊंगा ना उसको ध्यान से समझना। हाँ, उसका लेट आना। ठीक है, यहां पे पता है एंटीसीडेंट क्या है? यहां पे एंटीसीडेंट है दिस इवेंट। ये पूरी इंफॉर्मेशन, ये पूरा इवेंट जो है ना, यही एंटीसीडेंट है। द मैन गॉट लेट अगेन दैट डे, वो फिर से उस दिन लेट हो गया। दैट मेड द मैनेजर एंग्री, और इस वजह से वो मैनेजर एंग्री हो गया क्योंकि फिर से लेट हो गया। तो ये जो हमने पूरी क्लॉज यूज की है ना, ये क्लॉज जो है वो डिस्क्रिप्शन इस पूरे इवेंट का है, उस मैन का फिर से दोबारा से लेट हो जाना। ठीक है, तो अगर हम किसी, देखो फिर से मैं बता देता हूं, ये दैट मेड द मैनेजर एंग्री जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है, ये रिलेटिव क्लॉज ना मैन को डिस्क्राइब कर रही है, ना लेट को डिस्क्राइब कर रही है, ना डे को डिस्क्राइब कर रही है। ये डिस्क्रिप्शन है उस पूरे इवेंट का कि फिर से उसका दोबारा से लेट आना। तो अगर हम कभी किसी स्टेटमेंट के लिए कोई रिलेटिव क्लॉज का यूज करें, मान लो कोई क्लॉज है या कोई फ्रेज है, हम उसके लिए कोई रिलेटिव क्लॉज यूज करना चाहते हैं, तो एक तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज क्या करो, विच, पहली चीज। और दूसरा, वो क्लॉजेस हमेशा नॉन डिफाइनिंग होती हैं, कॉमा के साथ लिखा करो क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा, द मैन गॉट लेट अगेन दैट डे विच मेड द मैनेजर एंग्री, कॉमा लगाना, फिर से बता रहा हूं। तो अगर हम कभी, ठीक है,
किसी इवेंट के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना चाह रहे हैं तो उसमें हमेशा विच का, देखो हुम तो यूज कर नहीं पाओगे, ठीक है, हुम इसलिए नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि वो पर्सन के लिए यूज होते हैं, दैट लिख नहीं पाओगे क्योंकि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है नॉन डिफाइनिंग, तो विच का यूज क्या करो, कॉमा के साथ में, ठीक है। एक एग्जांपल तुम्हारे लिए लिखता हूं, अपने आप सही करना। ही वुड ऑफन टेल लाइज दैट nobody like that nobody liked। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसे, रुको, रुक जाओ, थोड़ा सा इसे चेंज करता हूँ। देखो, एक मिनट, क्या कर लिया, दैट दैट एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, एक मिनट। ऑफन नहीं, नेवर लिखना चाहिए था। दैट वुड नेवर, ही वुड नेवर टेल लाइज दैट मेड हिम फेवरेट ऑफ एवरीवन। चल, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ही वुड नेवर टेल लाइज दैट मेड हिम फेवरेट ऑफ एवरीवन। ये अब ये सेंटेंस हमने लिखा, देखो मैं बता देता हूँ इसमें समझना क्या है तुम्हें। हमें इस सेंटेंस में ये समझना है कि ये जो हमने दैट मेड हिम फेवरेट ऑफ एवरीवन लिखी है ना, रिलेटिव क्लॉज, इसका एंटीसीडेंट क्या है भाई। ये बात हम किसके बारे में कह रहे हैं, दैट मेड हिम फेवरेट ऑफ एवरीवन, ये बात किसके बारे में कही जा रही है, बस ये बताना है, बताओ। लाइज नहीं, ये बात लाइज के बारे में नहीं कही जा रही, ये बात ही के बारे में नहीं कही जा रही, ये बात कही जा रही है उसकी इस आदत के बारे में, ठीक है। ही वुड नेवर टेल लाइज, कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था, और इसी वजह से वो सबका फेवरेट था, क्योंकि झूठ नहीं बोलता था तो लोग उसको पसंद करते थे। तो ये जो दैट मेड हिम फेवरेट ऑफ एवरीवन हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी ना, ये रिलेटिव क्लॉज डिस्क्रिप्शन इस पूरी सिचुएशन का है। तो अगर इस पूरी सिचुएशन को रेफर करने के लिए हमें रिलेटिव क्लॉज यूज करनी है, तो पहली बात तो लिखो विच, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे कॉमा लगाओ क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस होती हैं। तो इसको लिखो, ही वुड नेवर टेल लाइज विच मेड हिम फेवरेट ऑफ एवरीवन, और इस वजह से वो सबका फेवरेट था, क्योंकि वो झूठ कभी नहीं बोलता था, इसी वजह से सबका फेवरेट था, ठीक है। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। द बॉय ड्रॉप द ग्लास, इट मेड दिस ब्रेक इनटू पीसेस। हाँ, फुल स्टेटमेंट बिफोर दैट, बिल्कुल सही। रिलेटिव क्लॉज एडवर्ब जैसा कभी बिहेव नहीं करते बेटा, वो एडजेक्टिव होते हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं या डिस्क्राइब करते हैं किसी न किसी को, ठीक है। 29th क्वेश्चन देखो, मैं समझाता हूं। यहां पर हमने एक प्रोनाउन लिखा है इट, और यहां पे एक हमने प्रोनाउन लिखा है दिस। अभी जो प्रोनाउन हमने इट और दिस लिखे हैं ना, ये किसी न किसी के लिए तो यूज हो रहे होंगे, ठीक है। भाई ये इट प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन को ये रेफर कर रहा होगा, और ये दिस है, ये भी किसी न किसी नाउन को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज और तुम्हें समझानी बाकी रह गई इस एग्जाम्पल से पहले, देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने ये सेंटेंस पढ़ा, द मैन गॉट लेट अगेन दैट डे दैट मेड द मैनेजर एंग्री, तो हमने पढ़ा कि जब हमें कभी पूरे इसी स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए कोई रिलेटिव नाउन यूज करना पड़े तो विच यूज क्या करो और कॉमा लगा के लिखा करो, यही पढ़ा हमने, ठीक है। चलो, अब एक छोटी सी बात यहाँ पे और समझ लेना। ये जो हमने सेंटेंस लिखा, द मैन गॉट लेट अगेन दैट डे विच मेड द मैनेजर एंग्री, ये सही हो गया। हालांकि अगर हम चाहें तो इसको एक और तरीके से भी सही कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, द मैन गॉट लेट अगेन दैट डे, ठीक है, द मैन गॉट लेट अगेन दैट डे एंड दिस
मेड द मैनेजर एंग्री। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं ना उस सेंटेंस को सही करके ऐसे भी लिख सकते थे, द मैन गॉट लेट अगेन दैट डे एंड दिस मेड द मैनेजर एंग्री। अब देखो हमने यहां पे क्या किया, ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हमने पिछली क्लासेज में क्या पढ़ा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन प्लस ऑब सब कंजंक्शन होता है। एक मिनट, ठीक है, यही पढ़ा हमने कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होता है। तो जो हमने विच यूज किया ना, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। मान लो लेकिन अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन ना यूज करना चाहें तो देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम एक कंजंक्शन लिखें एंड, और एक प्रोनाउन लिखें दिस। ठीक, तो ये जो एंड है ये तो कंजंक्शन हो गया दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, और ये जो दिस है ना ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसका यूज हम करते हैं प्रीवियसली मेंशन्ड स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए। जैसे ये स्टेटमेंट हमने पहले बोला ना, द मैन गॉट लेट अगेन दैट डे, तो उस पूरे स्टेटमेंट के लिए अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तब तो हम विच लिख देंगे। अच्छा, विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके साथ हमें कंजंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम विच ना यूज करें तो हम एंड कंजंक्शन के साथ में दिस प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या समझा कि प्रीवियसली मेंशन्ड स्टेटमेंट्स जो होते हैं, प्रीवियसली मेंशन्ड स्टेटमेंट्स का मतलब जिन स्टेटमेंट को हम पहले मेंशन कर चुके हैं, अगर हमें उन्हें रेफर करना है, मतलब रेफर बैक करना है उन्हें, तो उनके लिए या तो हम रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज करेंगे या हम एंड कंजंक्शन के साथ में दिस का यूज करेंगे। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, तो इसके साथ हमें कंजंक्शन लिखना पड़ता है। विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके साथ कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। डन, जब ये बात समझ में आ जाए ना, अब 29th क्वेश्चन में आना। 29th क्वेश्चन में ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज किया है इट, और यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज किया है दिस। ठीक है, अभी जो इट प्रोनाउन है, जैसे हमने लिखा था बॉय ड्रॉप द ग्लास, कि कोई लड़का है उसने ग्लास को ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया उसने ग्लास को, एंड इट मेड दिस ब्रेक इनटू पीसेस, और उसकी वजह से वो जो ग्लास है वो टूट गया। तो ग्लास टूट गया किसकी वजह से? लड़के की वजह से, गिराने की वजह से। तो ये जो हम इट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ना, ध्यान से देखो, ये प्रोनाउन इस पूरे स्टेटमेंट का रेफरेंस है कि जो उसने काम किया ना गिराने का, उसकी वजह से ग्लास टूट गया। तो इस प्रोनाउन के थ्रू हम रेफर कर रहे हैं इस पूरे स्टेटमेंट को। ठीक है, अच्छा, दिस ब्रेक इनटू पीसेस, ये टूट गया, तो ये जो दिस है ना ये रेफर कर रहा है ग्लास को, ऐसे। तो जो दिस प्रोनाउन है ये ग्लास को रेफर करने के लिए लिखा गया, और इट जो है वो पूरे इस इवेंट और सिचुएशन को रेफर करने के लिए लिखा गया। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमें प्रीवियसली मेंशन्ड स्टेटमेंट को या पूरी सिचुएशन को रेफर करना है तो लिखा करो दिस। लेकिन अगर हमें उस स्टेटमेंट में से किसी एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को रेफर करना है तो लिखा करो इट। तो ये आंसर। तो हमें लिखना पड़ेगा द बॉय ड्रॉप्ड द ग्लास, दिस मेड इट ब्रेक इनटू पीसेस। फिर से देखो मैं समझा देता हूं, अगर हमें प्रीवियसली मेंशन्ड स्टेटमेंट को रेफर करना है, ठीक है, तो विच यूज करो या दिस यूज करो। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अच्छा, एक चीज और भी देखो मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने दिस लिखा तो विच क्यों नहीं लिख दिया? तो ये जो हमने मार्क यूज किया ना, सेमी कॉलन है बच्चे, ये पंक्चुएशन मार्क जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ये सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन जो होते हैं ना वो दे एक्ट लाइक फुल स्टॉप, तो उनके साथ कंजंक्शंस वगैरह का, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज नहीं हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कॉमा के साथ होता है, जैसे ये हमने ऊपर लिखा ना कॉमा है, लेकिन ये सेमी कॉलन है। ठीक है, तो इसके साथ ना कोई कंजंक्शन आएगा, नया स्टेटमेंट आएगा अपने नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इसीलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लिख रहे हैं। तो ये जो दिस हमने लिखा है, ठीक है, ये रेफर कर रहा है इस सिचुएशन को, और इट रेफर कर रहा है ग्लास को। असल में होता क्या, इट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, उसका यूज हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। दिस होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसका भी यूज ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, और उसका यूज हम पूरे सेंटेंस को रेफर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस को रेफर करना था तो दिस लिख दिया, और उस स्टेटमेंट में लिखे गए किसी पर्टिकुलर नाउन ने प्रोनाउन को रेफर करना था तो इट लिख दिया। ये ऐसे हो गया आंसर। ठीक है, दिस और इट। चलो 30th क्वेश्चन पढ़ो। ही रोड द एसे ऑन करप्शन, इट इज एन ओपन सीक्रेट इन आवर सोसाइटी।
ही रोड द ऐसे ऑन करप्शन, दिस वॉन हिम द फर्स्ट प्राइज। ये दोनों क्वेश्चन पढ़ो, दोनों एक साथ पढ़ना, 30 और 31 दोनों सेंटेंसेस एक साथ पढ़ना, तभी समझ में आएगा। 29th में आएगा दिस मेड इट ब्रेक इनटू पीसेस। बिल्कुल बच्चे सही बता रहे हो तुम। 30, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 एक साथ पढ़ के आंसर बताओ। भैया ये सारी बातें ना तुम लोग ध्यान रखना, असल में छोटी छोटी काफी बातें बताई जा रही हैं, इनका बढ़िया से रिवीजन करना और बढ़िया से नोट्स बना के इन्हें लिखना और एक एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, नहीं तो पता चले जब तक पेपर आए महीने 2 महीने बाद हम कंफ्यूज हो इन सारी चीजों को भूल जाएं। दोनों सही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज सोच अपने दिमाग से कि अगर ये दोनों सही है तो मैंने लिखे क्यों। देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, ये हमने इट लिखा सब्जेक्ट और ये दिस लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमने लिखा ही रोड द ऐसे ऑन करप्शन, उसने करप्शन पे ऐसे लिखा, मतलब उसका टॉपिक जो ऐसे का था वो करप्शन था, ठीक है। और हमने कहा इट इज एन ओपन सीक्रेट इन आवर सोसाइटी, और ये हमारी सोसाइटी का ओपन सीक्रेट है, मतलब जानते सब हैं लेकिन फिर भी एक तरीके का सीक्रेट है करप्शन, ठीक है। तो ये जो हम इट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ना, ये पूरे स्टेटमेंट को रेफर नहीं कर रहा, ठीक है। फिर हमने लिखा ही रोड द ऐसे ऑन करप्शन, उसने करप्शन टॉपिक पे ऐसे लिखा एंड दिस वॉन हिम द फर्स्ट प्राइज, और इससे उसको फर्स्ट प्राइज भी मिल गया। तो ये जो दिस स्टेटमेंट है ना, ध्यान से देखना, ये रेफर कर रहा है ऐसे को, और ये जो इट है ये रेफर कर रहा है करप्शन को, ठीक है। करप्शन एक नाउन है, ऐसे भी एक नाउन है, पहले ये समझना जो मैंने समझाया है, ठीक है। ये इट और दिस जो हमने लिखे हैं इनमें से कोई भी प्रोनाउन जो है वो पूरे स्टेटमेंट को रेफर नहीं कर रहा। ये जो इट है ये रेफर कर रहा है करप्शन को, करप्शन इज एन ओपन सीक्रेट इन आवर सोसाइटी, ठीक है। और ये जो दिस है ये रेफर कर रहा है ऐसे को, द ऐसे बॉर्न हिम द फर्स्ट प्राइज, जो उसने ऐसे लिखा उस ऐसे के लिए उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो अगर हमें इस पूरे स्टेटमेंट को रेफर करना होता तब तो हम दिस लिखते ही लिखते, लेकिन अब हमें पूरे स्टेटमेंट को रेफर नहीं करना है, हमें रेफर करना है उन स्टेटमेंट्स में लिखे गए नाउन्स को। अब एक नाउन है ऐसे, एक नाउन है करप्शन। तो अब ध्यान क्या रखना है कि अगर हमें पास लिखे गए नाउन को रेफर करना है, जैसे ये जो करप्शन है ना वो इस प्रोनाउन के पास में लिखा गया नाउन है, भाई ये हम प्रोनाउन लिख रहे हैं और ये प्रोनाउन जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है वो नाउन इसके पास लिखा है, तो पास लिखे गए नाउन के लिए लिखा करो दिस, ठीक है। लेकिन अगर हमें पास लिखे गए नाउन को नहीं, उस नाउन को रेफर करना है जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है। अब इसमें बताया जा रहा है ऐसे के बारे में कि उसने एक ऐसे लिखा, तो फिर लिखा करो इट। तो ये भी ध्यान रखना, अब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अगर मान लो हमने कोई स्टेटमेंट पहले लिखा या बोला और उस स्टेटमेंट में दो नाउन है, अच्छा उनमें से अगर हमें उस नाउन को रेफर करना है जो कि सबसे लास्ट में लिखा या बोला गया, तो हम उसके लिए लिखेंगे दिस। लेकिन जो सबसे पास्ट में अगर पास में है हमें उसे नहीं रेफर करना, हमें उसे रेफर करना है जो मेन नाउन है जिसके बारे में बताया गया सेंटेंस में, तो हम लिखेंगे इट, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे इट और उसमें हम लिख देंगे दिस। एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, देखो बताना इसका आंसर। ही केप्ट द फाइल इन द बैग, ठीक है। दिस कंटेंट सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा, he kept the file in the bag, ठीक है। in the bag it had, एक मिनट had लिखना था, क्या हो गया। it had several pockets। चलो ये दो सेंटेंस है ए और बी, और एक बार इनके जल्दी से आंसर बताओ।
he kept the file in the bag. This contained some secret information. He kept the file in the bag. It had several pockets. अब देखो सेंटेंस पढ़ के समझ में तो यही होगा कि इस दिस और इस इट में से कोई भी ऐसा प्रोनाउन नहीं जो उस पूरे स्टेटमेंट को रेफर कर रहा हो। ठीक है, ये दिस रेफर कर रहा है फाइल को, कि जो फाइल थी उसमें कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, और ये जो इट है ये रेफर कर रहा है बैग को, कि उस बैग में कई पॉकेट्स थी जिसमें उसने फाइल को रख लिया। ठीक है, तो अगर हमें पास लिखे गए नाउन को रेफर करना है तब तो लिखना चाहिए दिस, तो यहां पे लिखो दिस, दिस हैड सेवरल पॉकेट्स, तो दिस का मतलब जाएगा बैग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बैग को रेफर नहीं करना है, पास लिखे नाउन को नहीं रेफर करना है, हमें रेफर करना है किसी दूसरे नाउन को जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो हम लिख देंगे इट। तो ये है दिस और इट। He kept the file in the bag. It contained some secret information and he kept the file in the bag. This had several pockets. ठीक है, चलो अब हमारे क्वेश्चन नंबर आ गया 32। 32 का मैं चाहूंगा एक बार आंसर तुम लोग अपने आप बता के देखो। दैट नहीं लिखा जाता बेटा, पास लिखे गए ऑब्जेक्ट्स को रेफर करना होता है, नियर के ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए दिस लिखा करो। दैट रेफर होता है करता है दूर के स्टेटमेंट्स को। ठीक है, now see the question number 32. As soon as the guests arrived home, this began to rain cats and dogs. देखो जो फंडामेंटल्स के वीडियोस तुम्हें दिए हैं ना, उन वीडियोस में ये पढ़ाया गया होगा कि जो इट होता है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है, और इसका यूज हम टाइम, डेट, डे, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, वेदर, सीजन, डिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर, वेदर, सीजन, डिस्टेंस एटसेट्रा, इन्हें रेफर करने के लिए करते हैं। मतलब इट जो होता है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है, पर्सनल सब्जेक्ट तो होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, और इसका यूज हम करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। लेकिन इसके अलावा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, मतलब हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है, और हम इसका यूज टाइम, डेट, डे, टेम्परेचर, वेदर, सीजन इनको रेफर करने के लिए करते हैं। जैसे हमने देखो लिखा इट इज, आज जैसे है ना, आज की अगर हम बात करें इट इज थर्सडे, तो ये डे को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिख दिया। नहीं डे लिखना है, हमें मान लो टाइम लिखना है, तो हम लिख देंगे इट इज 8 o'clock। ठीक है, या सीजन को रेफर करना है इट इज समर, या टेम्परेचर को रेफर करना है इट इज कोल्ड। ठीक है, या फिर मान लो हमें डिस्टेंस को रेफर करना है इट इज फार, इट इज नियर एटसेट्रा। तो टाइम, डेट, डे, टेम्परेचर, वेदर, सीजन, अगर इन्हें कभी भी रेफर करना हो तो इनके लिए इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज क्या करो। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज कोल्ड आउटसाइड, इट इज हॉट, इट इज समर, इट इज विंटर, इट इज लेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमने लिखा ना बिगेन टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, तो अगर हमें कभी भी टाइम, डेट, डे, टेम्परेचर, वेदर, सीजन को रेफर करना हो तो हमेशा इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज क्या करो। तो टाइम, डेट, डे, टेम्परेचर, वेदर, सीजन, इनके लिए इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज क्या करो, दिस का यूज मत क्या करो। डन। चल अब देखो मैं बताता हूं, ये आज की क्लास वैसे तो टाइम ओवर ही हो गया। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी हमें और प्रोनाउन के डिस्कस करने बाकी रहते हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और मुझे लगता है कल की क्लास शायद 1 घंटे में हो जाएगी कवर। ठीक है, तो पहले तो हमने ये सोच रखा था कि कल की क्लास में तुम लोगों का असाइनमेंट डिस्कस होगा, कि ऐसा लग रहा था कि आज हम प्रोनाउन को सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल में सारे डिस्कस हो नहीं पाए। ठीक, तो अब हम प्रोनाउन चैप्टर को कल भी डिस्कस करेंगे, मतलब कल भी इसका लाइव लेक्चर होगा, और कल लाइव लेक्चर में बचे हुए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में जो आधा घंटा बचेगा, जो कि मुझे पता है कि बच जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 1 घंटे में कल के कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस हो जाएंगे, तो जो आधा घंटा बचेगा उसमें मैं तुम लोगों के डाउट्स ले लूंगा जो भी प्रोनाउन चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ये क्लासेस जितने भी प्रोनाउन की हुई हैं, चार, आज फोर्थ क्लास है ना, तो सारी क्लासेस अच्छे से रिवाइज कर लेना। तब तक कोई भी डाउट्स वगैरह तुम्हारे होंगे वो कल बताऊंगा। ठीक है,
और कल ही इस चैप्टर को हम लाइव लेक्चर से इसके फिनिश करेंगे। उसके बाद में ये जो प्रोनाउन होगा इसका असाइनमेंट मैं अपलोड करवा दूंगा दुरानी सर से आज ही, ठीक है, और डिस्कशन फिर बाद में रख लेंगे, ठीक है। तो कल फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और लास्ट के आधे घंटे में जो कि कल बच जाएगा हम लोगों के पास में, उसमें मैं तुम लोगों के डाउट डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी तुम लोग क्या करोगे, रिवीजन करो जल्दी से सारे चैप्टर्स, मतलब सारे क्लासेस का, ठीक है। तो प्रोनाउन के ही डाउट डिस्कस करूंगा, ये ध्यान रखना, इधर उधर की बातें मैं नहीं करूंगा, ठीक। आज के लिए सभी को बाय, अब चलो चलते हैं, ठीक है। सो गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक्स।